प्रभात बिहार की शुरुआत सियासी खबर के साथ। जी हां, जेडीयू से निकाले गए श्याम रजक आज आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। कभी लालू के खासम खास रहे श्याम रजक की आज आरजेडी में वापसी हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार में उद्योग मंत्री रहे श्याम रजक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार की अनुशंसा पर श्याम रजक को मंत्री पद से हटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि पटना के फुलवारी शरीफ से विधायक श्याम रजक जेडीयू में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे। लालू का साथ छोड़कर श्याम रजक 2009 में जेडीयू में शामिल हुए थे और बाद में नीतीश सरकार में मंत्री रहे और आज एक बार फिर से उनकी आरजेडी में वापसी हो सकती है। और इधर आरजेडी से भी निकाले गए तीनों विधायक महेश्वर यादव, फयाज फातमी और प्रेमा चौधरी आज जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। अपने इन तीनों विधायकों पर आरजेडी ने एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल चुनावी साल में सभी दल की ओर से सियासी चालें चली जा रही हैं। एक तरफ जेडीयू ने श्याम रजक को बाहर का रास्ता दिखाया तो आरजेडी ने भी बगावती रुख अपना रखे 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। महेश्वर यादव, फयाज फातमी और प्रेमा चौधरी पहले से ही नीतीश सरकार की तारीफ करने के साथ आरजेडी नेतृत्व पर हमला बोल रहे थे। इनमें फयाज फातमी के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ पहले ही आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो प्रेमा चौधरी ने भी मानव श्रृंखला में शामिल होकर पहले ही संदेश दे दिया था। इन सभी नेताओं के आरजेडी छोड़ने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और आज ये जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। माननीय 3 विधायकों श्री महेश्वर हजारी, श्री महेश्वर प्रसाद यादव जो गायघाट के माननीय विधायक हैं, श्रीमती प्रेमा चौधरी जो पातेपुर की माननीय विधायक हैं एवं श्री फराज फातमी जो केवटी के विधायक हैं। इन तीनों की पार्टी विरोधी गतिविधियों का अध्ययन कर और उसका अवलोकन कर पार्टी के संविधान एवं नियमावली की धारा 33 के खंड 5 क और 5 ख के उल्लंघन करने का उन पर आरोप है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के निर्देश पर इन तीनों माननीय विधायकों को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद फराज फातमी ने आरजेडी नेतृत्व पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी अल्पसंख्यकों का वोट तो लेना चाहता है लेकिन अल्पसंख्यक नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। एक पूरी षड्यंत्र चल रही है पार्टी के अंदर। जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको ये पार्टी क्रश करना चाहती है। आप देख लीजिए पिछले लोकसभा के चुनाव में क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, क्यों नहीं लिया इनके बेटे पे डिसिप्लिनरी एक्शन, जब कई जगह कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया तो हम पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है। और आप जैसे शकील साहब को टिकट नहीं होने देने का क्या मतलब है, फातमी साहब का टिकट काट देने का क्या मतलब है। इसका यही दर्शाता है कि ये लोग जो समझिए जिनको वोट लेना चाहते हैं, जिस समुदाय का अल्पसंख्यक समुदाय का ये लोग वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए लीडर्स को ये क्रश करना चाहते हैं। इधर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की तर्क तेवर बरकरार हैं। चिराग ने कहा कि उन्हें जेडीयू से ना नजदीकी बढ़ाने का शौक है और ना दूरी बढ़ाने का, लेकिन वो बिहार की जनता के सवाल उठाते रहेंगे। जमुई पहुंचे चिराग ने एक बार फिर कोरोना जांच को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोरोना और बाढ़ से निपटना जरूरी है, न कि चुनाव कराना। तंज कसते हुए चिराग ने कहा कि जब चुनाव करवाने के लिए संसाधन है तो उनका उपयोग कोरोना और बाढ़ से निपटने के लिए किया जाना चाहिए। यही इन्हीं शब्दावली से हमको परेशानी है। ये हम हमला कर रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई सामने रख रहे हैं। आप अधिकारियों से जाके पूछे ना कि हम क्या गलत बोल रहे हैं। तो इस मामले में आपने बात किया जैसा कि आपकी दूरी बढ़ते जा रही है और भाजपा हमको जदयू से ना दूरी बढ़ानी है इसको लेके, ना उनके करीब आने का हमको शौक है। हमको बिहार की जो समस्या है वो माननीय मुख्यमंत्री तक रखना है। अधिकृत वो है। आज की तारीख में चिराग पासवान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। आज की तारीख में चिराग पासवान अगर चला जाएगा किसी कोरोना मरीज के, क्या कर लेंगे, कौन सी किट में लाके उनको दे दूंगा।
तो चिराग पासवान चुनाव के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी नेता संजय पासवान का साथ भी मिला है। संजय पासवान ने कहा कि काम नहीं होने पर सवाल उठाना गलत नहीं है। हालांकि संजय पासवान ने यह भी साफ किया कि जेडीयू एलजेपी के बीच बढ़ी तल्खी का बिहार विधानसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। अभी जो भी बयान लोजपा की ओर से आ रहा है, मानता हूं कि एक ऑब्जर्वेशन है, कोई बयान स्टेटमेंट कमेंट का ऐसा नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब खुद लोजपा अध्यक्ष मिलने गए नीतीश बाबू से और बैठ के बातचीत किया, तो मुझे लगता है कि मामला कुछ ऐसा कुछ है नहीं और जो कुछ मामला था खत्म हो गया है। और वरना बीजेपी के लोग भी हमारे हैं उस मामला को निपटाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि अंततोगत्वा हम लोग का जो अलायंस है वह इंटैक्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पटना जिला ग्रामीण के प्रभारी प्रेमचंद्र मिश्रा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पार्टी कोरोना काल में चुनाव कराने के विरोध में है, लेकिन कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री और जेडीयू अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जल्दी समय पर चुनाव चाहते हैं, लोगों के जान माल को खतरे में डालकर। यह एक गलत स्टैंड है। राज्य के लोगों के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश है। तो इन चीजों की हम भर्त्सना करते हैं और चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि आप ऐसे मामलों में निष्पक्ष भाव से निर्णय लें और सभी पार्टी को विश्वास में लें। सर्वदलीय अगर राय बनती है कि ठीक है समय पर ही चुनाव हो, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। तो विधानसभा चुनाव समय पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर सबकी अलग अलग राय सामने आ रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली साइबर सेल की टीम ने पटना सिटी में बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की साइबर सेल की टीम ने दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक मोहल्ले से प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना की फर्जी पॉलिसी बेचने वाले जालसाज सुरेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। दिल्ली साइबर सेल की टीम कोर्ट से आरोपी का ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। शिशु विकास योजना को चला रहे थे प्रधानमंत्री जी के नाम पे जी, उसमें पकड़ा गया है। कहाँ की टीम है सर आप लोग? हम दिल्ली पुलिस साइबर सेल से हैं। कौन कौन लोग पकड़े गए हैं इसमें? कहाँ के लोग हैं? एक पहले से पकड़ा हुआ है और एक अभी पकड़ा है सुरेंद्र कुमार, जो ज्ञानचक का रहने वाला है। अच्छा। उधर बेगूसराय में अपराधी मानो बेखौफ हो गए हैं। अपराधियों के बेखौफ होने की गवाही तस्वीरें दे रही हैं। ये तस्वीर देखिए जहां हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसाय से लूट की गई है। हथियार के बल पर एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में घुसकर लाखों के जेवरात और नकद लूटे गए। साथ ही अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग भी यहां पर की। वहीं अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी में जो तस्वीर कैद हुई है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बेखौफ होकर किस तरह से अपराधी दुकान में घुसते हैं और लाखों की ज्वेलरी को लूटकर फरार हो जाते हैं। खबर मोतिहारी से। मोतिहारी के सदर अस्पताल में घायल एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल की कर्मियों की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने सर्जिकल वार्ड के स्टाफ रूम में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों के आक्रोश की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आक्रोशित परिजनों ने स्टाफ रूम की कुर्सियों को तोड़ा है। सीवान शहर में हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों को दबोच लिया गया है। शहर के मौलेश्वरी चौक के पास दहशत फैलाने की कोशिश करने वाले 5 युवकों में से स्थानीय लोगों ने 2 को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं भागे अन्य 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। और सासाराम के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित टोल प्लाजा के पास पिछले 2 दिनों से भीषण सड़क जाम लगा। जाम इतना लंबा है कि 18 किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। ट्रक ड्राइवरों के साथ जाम में फंसे यात्री परेशान हैं। टोल प्लाजा प्रबंधन प्रशासन की मदद से जाम खुलवाने का प्रयास कर रहा है। जाम लग रहा है और 3 रोज से जाम है, ये खुल ही नहीं रहा। खाना भी नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है इधर में।
परेशान हो रहे हैं हम। कहाँ से आ रहे हैं तो? हमारे यहाँ बरबड्डा से भर के झारखंड से। इसका कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, ओवरलोड जो बालू की गाड़ी आती है वो भी रॉन्ग डायरेक्शन में चलती है, इसी वजह से जाम लगता है। तो सर ओवरलोड बालू तो अभी इस रास्ते से बंद कर दिया गया फिर? नहीं, ये फ्रिक्वेंटली ओवरलोड बालू की गाड़ी चल रही है। और बिहार में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। छपरा में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद के अंदाज में दिखे। तेजस्वी कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों के बीच रुपए बांटते दिखे। परसा में जब बाढ़ पीड़ितों ने दुखड़ा सुनाया तो तेजस्वी ने अपने हाथों से उन्हें रुपए दिए। इस दौरान तेजस्वी ने 50 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को रुपए बांटे। ये सियासत का लालू अंदाज है। लालू प्रसाद भी कई बार लोगों को रुपए बांटते दिखे हैं, जिसे लेकर विपक्षी हमेशा उन पर सवाल उठाते रहे हैं। यह साल चुनावी है, लिहाजा रुपए बांटने पर सियासत तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर सियासत गर्म भी हो सकती है। तो तस्वीरें आपने देखी, तेजस्वी यादव रुपए बांटते नजर आए। तेजस्वी यादव की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पर बीजेपी जेडीयू ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव जी गए हैं तो इनको ये भी बताना चाहिए कि अपने माता पिता के राज में जो बाढ़ राहत घोटाला हुआ उसको भी लोगों को पब्लिक डोमेन में जाके बताना चाहिए। उसी के सूद ब्याज से उनका परिवार चल रहा है। घोटाला तो बहुत हुआ, ये भी लोगों को जाके बताना चाहिए कि मेरे माता पिता के राज में बाढ़ राहत घोटाला हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव जी को पहले लालू जी को फोन करके पूछना चाहिए। वो 15 वर्ष तक बिहार में ये कहते थे कि बाढ़ का पानी घर में आएगा तो गरीब मछली खाएगा। तो बिहार को समझाने का काम लालू यादव ने ये किया है। उनके बेटा यदि ये बात कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी लेना चाहिए सरकार लेवल पर कि सभी को जहां पर भी बाढ़ है वहां का जो सिस्टम है उसको खाद्यान्न भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, राशि उपलब्ध कराई जा रही है। तेजस्वी तो तेजस्वी, अब आप पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी अंदाज देख लीजिए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। इसी को लेकर जीतन राम मांझी गया के देवकली गांव पहुंचे दो गुटों के बीच सुलह कराने के लिए, और सुलह कराने के साथ साथ मांझी ने एक सभा को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में मांझी की सभा में लोग पहुंचे, लेकिन बिना मास्क के। हाल मांझी और उनके अन्य नेताओं का भी वैसा ही दिखा। ना तो मांझी मास्क पहने नजर आए और ना ही उनकी पार्टी के दूसरे नेता। मांझी के साथ साथ उनके नेताओं ने मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा। आए थे उनके साथ में साइकिल से सब हाथ अब जरा ये भी सोचिए कि कोरोना के खौफ के बीच तेजस्वी और मांझी विधानसभा चुनाव टालने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना को लेकर उनका खौफ कितना बड़ा दिखावा है। तेजस्वी यादव हाल के दिनों में कोरोना को लेकर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर लगातार निशाना साध रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव हजारों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है, और इस भीड़ को चंद पैसों के लालच देकर उनकी जिंदगी से खेल रहे हैं। चुनाव में वोट के लिए तेजस्वी हो या मांझी, लोगों की जान से खेलते नजर आ रहे हैं। छपरा और गया की तस्वीरें बताने के लिए काफी है। तो चुनाव टालने की लगातार मांग की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, लेकिन कोरोना को लेकर कितने ये सतर्क हैं, कितने सीरियस हैं, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। भीड़ लगी हुई है, एक जगह पैसे बांटे जा रहे हैं, दूसरी जगह पर सभा की जा रही है। खगड़िया में भी बाढ़ ने अपना कहर दिखाया है। हालात यह है कि कई प्रखंड के लोग अपना आशियाना छोड़कर जान बचाने के लिए बांध पर शरण लिए हुए हैं। अलौली की बात करें तो यहां पर करगिल गांव के लोगों का भी यही हाल है। गांव के लोगों ने चातर बांध पर शरण ले रखी है, लेकिन तूफान और बाढ़ के डर से रात भर जगे रहते हैं, रत जगा करते हैं। ऊपर से सरकारी इंतजाम भी यहां हवाई होने से पीड़ितों का दर्द हर दिन बढ़ता जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों से बात की संवाददाता दिग्विजय। इस समय हम खड़े हैं खगड़िया के
चातर बांध पर, जहां पे कारगिल गांव के लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और इनके गांव में कटाव भी चल रहा है। ये लोग इस बांध पर आकर के रुके हुए हैं। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रात होता है इन लोगों के लिए काफी भयानक रात होती है। एक तरह से कहें तो दहशत के सहारे ये लोग रात में जीते हैं। यहाँ पे जो बांध है चारों तरफ से अंधेरा है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। जो लोग हैं अपने बच्चे के ले करके उसके रात में ये लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे आप लोग इस बांध पर रात में रहते हैं? इस बांध पर हम लोग बहुत कष्ट से जी रहे हैं। हमारे पास बारिश से बचने का भी कोई साधन नहीं है। पल्ली उल्ली से किसी तरह हम रहते हैं। ठनका से भी बहुत डर लगता है। बच्चे को गोद में ले करके रहते हैं और पानी भी पीने का साधन नहीं है। नदी का पानी पीते हैं, बच्चे बीमार हो जाता है। गांव है बगल में जो है बांध जो है उसमें कट्टी हो रहा है। हमारे जमीन भी कट गया, घर भी आधा गांव कट गया है। उसमें कोई साधन नहीं है। बांध पर भी बहुत डर है। उसमें बहुत आंधी आता है ना सर, तो पल्ली भी उड़ा देता है उसमें। और उसमें भी कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। उसमें पानी भी पीते हैं तो नदी का पानी पीते हैं। कैसे क्या मकई की रोटी खाते हैं सर। जब मजदूरी करके लाते हैं तो उसमें खरीद के लाते हैं तो खाते हैं। नहीं, हमको कोई देखने वाला भी नहीं है सर वहाँ। यहाँ पे उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि ने इनको सिर्फ अभी तक आश्वासन दिया है, राहत के नाम पे इन्हें कुछ नहीं मिला है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो घर पहले ही डूबे हुए हैं, बांध पर रह रहे हैं, लेकिन खौफ के साए में रात कट रही है। सुगौली प्रखंड की बात करें, यहां पर एक बार फिर बाढ़ से ये इलाका प्रभावित हो गया है। बूढ़ी गंडक और तिलावे नदी का पानी दर्जनों गांव में घुस गया है। इस कारण कई गांव का संपर्क, सड़क वाला जो संपर्क है, टूट गया है। पिछले एक महीने में तीसरी बार बाढ़ से बची खुची धान की फसल भी बर्बाद हो गई है। कुछ किसानों ने धान के बिचड़े खरीद कर दूसरी बार धान की खेती की थी, जो इस बाढ़ में बर्बाद हो गई है। बिहार में सालों से खाली पड़े डॉक्टर और नर्सों की खाली पड़े पदों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा दावा किया है। मंगल पांडे ने कहा है कि पिछले 3 साल से लगातार बहाली जारी है। बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना काल में बिहार के अस्पतालों में संसाधन तो बढ़ाए गए, लेकिन बरसों से डॉक्टर और नर्सों के पद नहीं भरे गए। जो दबाव बढ़ रहा है अस्पतालों पर, क्या कहेंगे? नहीं, आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में लगभग 6,300 एएनएम की नियुक्ति की गई और उसके बाद बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से भी ग्रेड ए नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसका परिणाम 4 दिन पहले आ गया है और अब उन सारे लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी जो लगभग 5,000 है। तो आप देखेंगे कि पिछले 10 महीने के अंदर 6300 एएनएम और लगभग 5,000 ग्रेड ए नर्स, मतलब 11,300 नर्सों की बहाली इस राज्य के अंदर की गई है। तो पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 550 डेंटिस्ट डॉक्टरों का, इसके अतिरिक्त लगभग 1,000 के आसपास अभी कुछ दिन पूर्व ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति। उसके अलावे एनएचएम के तहत राज्य के सभी एपीएससी पर विभिन्न जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से। इसके अलावा बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी परिणाम आए और उन चिकित्सकों की भी नियुक्ति मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में किया गया है। इसके अलावे एडहॉक संविदा के आधार पर भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की गई है। तो विगत 3 वर्षों को यदि हम केवल देखेंगे तो 3,000 से कुछ अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई। इसके अतिरिक्त 4,000 चिकित्सकों की काउंसलिंग का काम अभी चल रहा है, जो 18 तारीख तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अब वक्त कम है, ऐसे में मंत्री जी बहुत कुछ चाह कर भी अब नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इन्हें मलाल भी होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हालात है, जो असामान्य बनी हुई थी, वो सामान्य नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो स्वास्थ्य मंत्री का